हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, ये लेक्चर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको इसमें से इलस्ट्रेशन उठ के आ जाएगा और आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा ऑफेंस है। तो इस वीडियो में हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारे इलस्ट्रेशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। बीएनएस के सेक्शन 314 के अकॉर्डिंग अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो दूसरे पर्सन की है पर मैं डिसऑनेस्टली उसे मिस अप्रोप्रिएट कर लेती हूँ। मिस अप्रोप्रिएट मतलब मैं उस प्रॉपर्टी को विदाउट परमिशन यूज़ कर लेती हूँ या ले लेती हूँ और उसे कन्वर्ट कर लेती हूँ अपने यूज़ के लिए कि मैं उसे यूज़ करूँगी अब। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है और इसके लिए 6 मंथ से लेकर के 2 इयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है और इसके साथ साथ फाइन भी लग सकता है। एसेंशियल लिखना होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है और फिर उसके बाद कन्वर्ट कर लिया जा रहा है ओन यूज़ के लिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर ये तीनों फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं तब क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का या डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है। मान लीजिए ए और जेड दो पर्सन हैं और ए ने जेड की कोई प्रॉपर्टी जेड के पोजीशन से ले लिया है और उन्हें लग रहा था कि ये ए की ही प्रॉपर्टी है, तो उस केस में अभी ए कोई थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं है। पर जब ए को पता चलता है कि ये ए की नहीं जेड की ही प्रॉपर्टी है और फिर भी वो उसे डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट करते हैं, उसे ओन यूज़ के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे ए जो है सीएमपी के लिए लाइबल है। राइट, इसे आप ऐसे समझिए, ए और जेड स्कूल के स्टूडेंट हैं, इन दोनों की कॉपी गई चेकिंग के लिए। अब कॉपी चेक होकर के आई तो दोनों की कॉपी सिमिलर लग रही थी, तो ए ने जेड की कॉपी को अपनी कॉपी समझ करके रख लिया। लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि ये इनकी कॉपी नहीं जेड की कॉपी है और इन्हें लगा कि अरे भाई, इसके तो सारे नोट्स कंप्लीट हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखा है। तो उन्होंने जेड की नेम स्लिप के ऊपर अपनी नेम स्लिप लगा दी और अपना नाम लिख दिया। तो जब तक ए के पास जेड की कॉपी थी और उन्हें लग रहा था ये उनकी कॉपी है, तब तक थेफ्ट नहीं हुआ था, तब तक कोई ऑफेंस नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जेड की कॉपी है, राइटिंग अच्छी है और सारे नोट्स कंप्लीट हैं, तो इनके दिमाग में एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन आई कि ये प्रॉपर्टी को ले लेते हैं और अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने इसे कन्वर्ट किया, यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, इलस्ट्रेशन एज इट इज़ एग्ज़ाम में उठ करके आते हैं, तो आप इलस्ट्रेशन को जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में बस आपसे इतना पूछ लिया जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पे कोई ऑफेंस बना है, क्या ए गिल्टी है थेफ्ट के लिए, तो आप इलस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, ए और जेड दोस्त हैं और जेड की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ए जाते हैं लाइब्रेरी जेड की एब्सेंस में और विदाउट उनकी कंसेंट, यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे का सामान इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो ए गए जेड की लाइब्रेरी में और उनकी इम्प्लाइड कंसेंट से उनकी बुक उठाई और पढ़ते हुए लेकर के आ गए। तो यहाँ पे भी कोई थेफ्ट नहीं कमिट हुआ है। बट अगर वो ए जा कर के किताब को बेच देते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पे ए जो है वो गिल्टी हैं किसके, सीएमपी के लिए। ऑलराइट, तो ये भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक एक्सप्रेस कंसेंट होता है और एक इम्प्लाइड कंसेंट होता है। एक्सप्रेस कंसेंट कि उन्होंने पूछ करके उनसे किताब लिया, उनकी सहमति से किताब लेकर के आ रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस कंसेंट हो गया। लेकिन इम्प्लाइड कंसेंट वहाँ पे है कि वो रेगुलर जाते हैं, उनकी किताब पढ़ते हैं, ले आते हैं, या वो जानते हैं, जेड जानते हैं कि अगर ए आएंगे तो किताब लेंगे पढ़ने के लिए और हो सकता है पढ़ते पढ़ते उसे ले करके भी चले जाएं। तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंसेंट है। तो यहाँ पे जब तक वो उनकी किताब को ले करके आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तब तक कोई थेफ्ट कमिट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से इम्प्लाइड कंसेंट है। जहाँ उन्होंने किताब को बेच दिया तो वहाँ पे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है। अगला इलस्ट्रेशन है, ए और बी जो हैं वो जॉइंट ओनर एक हॉर्स के। तो ए क्या करते हैं, जाते हैं और बी के पोजेशन से हॉर्स लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक कोई भी मतलब डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ए उस हॉर्स को सेल कर देते हैं, है ना, अपने पर्पस के लिए, मतलब अपने ओन यूज़ के लिए, तो यहाँ पे वो इस सेक्शन के लिए लाइबल हो जाते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि अगर आप डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन को एक बार ही कर रहे हैं तो भी हम कहेंगे कि आप इस सेक्शन के अंडर लाइबल हैं।
देखिए इसका इलस्ट्रेशन भी यही कहता है कि ए जो है उनको एक गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट मिला जो जेड को बिलोंग करता है, और उन्होंने क्या किया कि वो ये जानते हैं कि ये जेड को बिलोंग करता है, फिर भी उन्होंने वो प्लेज कर दिया बैंक में सिक्योरिटी लोन के लिए, और उनका इंटेंशन भी ये कि हाँ भाई बाद में वापस कर दूंगा जेड को, इस इंटेंशन से उन्होंने इस्तेमाल भी कर लिया। तो जो ए हैं वो गिल्टी हैं इस सेक्शन के अंडर। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन टू कहता है कि अगर कोई पर्सन है और उनको एक प्रॉपर्टी मिलती है और उनका ऐसा मतलब लगता है कि भाई किसकी प्रॉपर्टी मुझे पता तो है नहीं, पर वो उसकी प्रॉपर्टी को उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसके राइटफुल ओनर को रिस्टोर करने के लिए उस प्रॉपर्टी को रख लेते हैं, तो उसे हम डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। बट अगर उस प्रॉपर्टी को वो अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, या उनके पास ऐसा मीन्स है कि वो डिस्कवर कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसे बिलोंग करती है, और वो ना करके उस प्रॉपर्टी को बस रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन्होंने डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है। अब यहाँ पे जो हमने बात कही कि अगर उनके पास रीजनेबल मीन है डिस्कवर करने के लिए, तो इस रीजनेबल मीन को एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। मान लीजिए आपको रोड में आप चल के जा रहे हैं, आपको एक 100 का नोट पड़ा हुआ मिल जा रहा है, और आपके सामने ही एक आदमी जा रहा था जिसके पॉकेट से वो नोट गिरा था, तो आपके पास रीजनेबल मीन है कि आप डिस्कवर कर सकते हैं कि वो किसका पैसा था। बट अगर आप को एक रोड में नोट मिलता है और रोड एकदम सुनसान है, खाली है, आपको आपको नहीं पता होगा कि ये नोट किसका है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक रीजनेबल मीन नहीं था डिस्कवर करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो यहाँ पे जो रीजनेबल मीन है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। आशा करती हूँ आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। देखिए इसका पहला इलस्ट्रेशन हम कर चुके हैं कि ए जो हैं वो हाई रोड पे जा रहे हैं, नॉट नोइंग कि ये किसका पैसा है, और फिर जो उन्हें पैसा मिलता है वो उसे रख लेते हैं। तो यहाँ पे ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। राइट, आशा करती है आप समझ गए होंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए फाइंड्स अ लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग बैंक नोट, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न्स whom द नोट बिलोंग, तो ही अप्रोप्रिएट द नोट। अब यहाँ पे लेटर जो उन्हें मिल रहा है बैंक नोट का, उससे उन्हें पता चल रहा है कि ये किसका है, पर फिर भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं उसे, तो यहाँ पे वो गिल्टी होंगे ऑफेंस के लिए। देखिए सी इलस्ट्रेशन जो है वो इंटरेस्टिंग है। ये जो है इनको एक पेबल चेक मिलता है, और इसमें कोई डिटेल तो नहीं लिखा था कि ये चेक किसका है, बट उसमें ये ज़रूर लिखा था कि कौन इस चेक से पैसा निकालेगा, या किसको मतलब ये चेक साइन किया गया है। ये क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं बिना ढूंढे कि ये किसको बिलोंग करता है या इसका ओनर कौन है। तो यहाँ पे ए जो है वो गिल्टी है इस ऑफेंस के लिए। ए जो है वो देखते हैं जेड ने अपना पर्स गिरा दिया, तो उसे उठाते हैं इस इंटेंशन से कि उसे सामने वाले को दे देंगे जिनका है, बट उसको वो बाद में खुद की यूज़ के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे ए जो है गिल्टी है ऑफेंस के लिए। फिर अगला है, ए को एक पर्स मिलता है और उन्हें नहीं पता कि ये किसको बिलोंग करता है, और थोड़े समय बाद उनको पता चल जाता है कि ये किसका है, पर वो फिर भी उसे अपने पास रख लेते हैं अपने यूज़ के लिए। तो यहाँ पे ए जो है वो गिल्टी हैं। अगला इलस्ट्रेशन है हमारा कि ए को एक वैल्यूएबल रिंग मिलती है और उन्हें नहीं पता कि ये किसकी है या किसे बिलोंग करती है, पर वो जाते हैं इमीडिएटली उसको बेच देते हैं विदाउट अटेम्प्ट किए कि उसके ओनर को ढूंढ दे। तो यहाँ पे जो ए हैं वो गिल्टी हैं इस ऑफेंस के लिए। अगर आप सोचें कि मतलब उसे तो नहीं पता होगा कि ये वैल्यूएबल रिंग किसकी है, तो यहाँ पे वो अगर अटेम्प्ट भी करता तो कैसे करता। तो इसके लिए वो न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल पब्लिश करवा सकता था, या फिर मतलब आसपास के लोगों से पूछ सकता था कि ये किसकी है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है कि विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर और इमीडिएटली सेल कर दे रहे हैं, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन की इंटेंशन है ए को गिल्टी करवाने की। मान लीजिए अगर यहाँ पे ए को एक वैल्यूएबल रिंग मिलती और यहाँ पे उनका कुछ इंटेंशन होता कि मतलब वो ओनर को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो इमीडिएटली जा करके उस रिंग को बेच नहीं देते, कुछ एफर्ट्स मारते, है ना। तो यहाँ पे ए जो है वो गिल्टी हैं। देखिए सेक्शन 315 जो है वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, और इसे समझने के लिए आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा और एग्रीवेटेड है, यहाँ पे तो मतलब डेड पर्सन की प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट किया जा रहा है, बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हैं वो क्लर्क और सर्वेंट हैं, तो यहाँ पे पनिशमेंट भी वेरी करेगी। अगर कोई डेड पर्सन है, डिसीज पर्सन है, और उसके पोजेशन में कुछ प्रॉपर्टी रही थी जो वो लीगली एंटाइटल्ड था, और उस प्रॉपर्टी को यदि कोई व्यक्ति
डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर्स तक एक्सटेंड करेगी। तो यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर्स तक एक्सटेंड करेगी। लेकिन अगर ऐसा मिस अप्रोप्रिएट करने वाले व्यक्ति क्लर्क या उस डिसीज पर्सन के सर्वेंट हैं या क्लर्क है, तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स तक एक्सटेंड कर जा रही है। इससे आप अपने माइंड में क्लियर रखिए कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 6 मंथ से लेकर के 2 ईयर्स तक जा रहा था। लेकिन अगर जिसकी प्रॉपर्टी मतलब क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट हो रही है वो डिसीज पर्सन है, तो उस केस में ये जो अपर लिमिट है वो 3 ईयर्स तक जाएगी। और अगर जो मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है पर्सन वो उसका क्लर्क या सर्वेंट है, तो उस केस में ये 7 ईयर्स तक हो जा रही है। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बनता है। आगे चलते हैं। अगर जेड जो हैं वो मर जाते हैं और उनके पोजीशन में कुछ फर्नीचर और मनी थे, जिसे उनके सर्वेंट ए ने अपने यूज़ के लिए अपने पोजीशन में लिया और इसे मतलब अपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे ए जो हैं उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है और उनको जो पनिशमेंट मिल सकती है वो यहाँ पे 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर्स तक मिल सकती है। ऑलराइट, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।